हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म इन यूरोप। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट्स। हम फ्रेडरिक सॉरियर की पेंटिंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक कोड को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? तो अगर हम इस चैप्टर के रेफरेंस में बात करें, नेशनलिज्म का मतलब वैसे भी होता है कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फ्रॉम अटैचमेंट एंड लॉयल्टी फॉर योर नेशन, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो अकम्पनीड बाय अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री। अगर हम कहते हैं कि हम अपने देश के लिए वफादार हैं, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है, और ये भावना इसके साथ है कि जो हमारे साथ और लोग हमारे देश में रहते हैं उनका कल्चर, आइडेंटिटी, हिस्ट्री सब हमारे जैसी है, हम वो सब भी अपने देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, ठीक है। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना बेटा, इस बात पे बेस्ड है कि यूरोप में जो एक ही राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, उसके बदले में वहाँ के लोग चाहते थे कि क्या हो कि एक देश में एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहें। अब का अगर आप यूरोप का मैप उस वक्त 1800 के यूरोप के मैप से कंपेयर करोगे तो आप फाइंड करोगे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस ये तब थे ही नहीं। दे वर फॉर्म्ड लेटर ऑन, क्योंकि तब लोगों ने कोशिश की थी टू फॉर्म द नेशन स्टेट्स। अब नेशन स्टेट्स इज फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेट? स्टेट का क्या मतलब होता है? एक कंट्री जिसका सेम पॉलिटिकल बाउंड्री हो, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, एंड द सिटीजन्स दे टेक देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस देमसेल्व्स। वो गवर्नमेंट सॉवरन है। सॉवरन का मतलब वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद लेती है, वो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और व्हाट डू यू मीन बाय अ नेशन? नेशन का क्या मतलब है? नेशन मीन्स अ people who are living in a country, they have common identity, they share same culture। और कल्चर का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? आपकी लैंग्वेज। मतलब एक देश में, एक स्टेट में जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस देश में एक जैसा कल्चर और एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं विद रेफरेंस टू दिस चैप्टर। और यहाँ पर नेशनलिज्म का मतलब ही यही था, वो चाहते थे नेशनलिस्ट की एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसा कल्चर शेयर करने वाले लोग एक देश में रहें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू यूरोप, व्हाट डू यू मीन बाय अ नेशन स्टेट? दिस मीन्स कि द पीपल who share the same common culture should live together in the same country, having the same political boundary। समझ में आ गया? तो वो जो एक देश में रहेंगे वो सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उनकी नेशनल आइडेंटिटी सेम है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, ठीक है, उनका फ्लैग सेम है, उनका नेशनल एंथम सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम है ना। तो दैट इज़ वाई दे want to form this nation states, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्यों चाहते थे वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करना। वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करना इसलिए चाहते थे क्योंकि उससे पहले वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ थी, अलग अलग एरियाज़ में एम्पायर्स थी, किंगडम्स थी, कैंटन्स थी, छोटे छोटे राज्य, बड़े बड़े राज्य, और उनमें अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था, वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो वो ये चाहते थे कि वो जो एक जैसा कल्चर शेयर करते हैं वो एक देश में रहें। समझ में आया? फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस में रहें, इटालियन बोलने वाले लोग इटली में रहें, जर्मन बोलने वाले लोग जर्मनी में रहें। समझ में आया? तो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स। यहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब ये है, और दे नेशनलिस्ट वांटेड टू फॉर्म द नेशन स्टेट्स। और नेशन स्टेट्स का क्या मतलब है कि दे वांटेड कि एक जैसा कल्चर,
एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक देश में रहे, सेम पॉलिटिकल बाउंड्री में रहे, एक गवर्नमेंट हो उनके लिए। समझ में आया? अब ये उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का सपना किसने देखा था? फ्रेडरिक सॉरियो ने। ये उनकी एक पेंटिंग है, इस तरह के उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे और इस पेंटिंग की हेल्प से उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1848 में कि वो किस तरह के नेशन स्टेट्स चाहते थे। तो हम इस पिक्चर से और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय नेशन स्टेट। ठीक है, फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग है, उन्होंने 1848 में प्रिपेयर किए थे 4 प्रिंट्स और जो हम डिस्कस करें वो इसमें से एक है। इसमें से उन्होंने सपना देखा था कि जितने भी देश हैं वो डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब? पीपल्स रूल है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर देशों में क्या थे? राजा थे, मोनार्की वाला सिस्टम था और वो भी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी। तो वो चाहते थे कि ये सब खत्म हो जाए और सब देश रिपब्लिक हो जाए। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? व्हेन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उन्होंने इस चीज़ का सपना देखा था फ्रेडरिक सॉरियो ने। तो अब हम इनकी पेंटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपको पता है ना, ये लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था। ये हम यहाँ पे डिस्कस करें, फ्रांस ने ये गिफ्ट किया था यूएसए को, क्योंकि आपने अगर याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वॉज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू यूएसए। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग में हम जबकि यूरोप की बात कर रहे हैं तो दिस इज देयर। फाइन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने इस पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड उन्होंने दिखाया है कि जितने भी लोग हैं, 2 कॉन्टिनेंट्स के लोग उन्होंने बोले हैं, दैट इज ऑफ यूरोप एंड अमेरिकास। मतलब सारे अमेरिका तब एक था। उन्होंने कहा इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के जितने भी मैन और वुमेन हैं, ठीक है, वो अलग अलग एजेस को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू ऑल द एजेस एंड सोशल क्लासेस। कोई अमीर है, कोई गरीब है, एंड दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो सब लोग होमेज पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, व्हाट इज शी होल्डिंग? शी इज होल्डिंग टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। मीन्स उस वक्त किसके पास राइट्स नहीं थे? वुमेन के पास राइट्स नहीं थे, इसीलिए दिस इज द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ओनली। एंड अदर हैंड शी इज होल्डिंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट कि ये जो इतने सारे लोग हैं, आपको दिख रहा है ये सारे लोग, ठीक है, ये सारे लोग पेइंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नाउ दिस इज द फोरग्राउंड ऑफ द पिक्चर। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, फोरग्राउंड। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय फोरग्राउंड? जब आप पेंटिंग दीवार पे लगी है और आप उस पेंटिंग के आगे खड़े होते हो, ठीक है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट हिस्सा आपका पेंटिंग के आपके पास होता है उसको उस पेंटिंग का फोरग्राउंड कहा जाता है। तो दिस इज द फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग। ये इस पेंटिंग का फोरग्राउंड है। अब इससे रिलेटेड विल डिस्कस अबाउट, देखो उन्होंने क्या बताया है इस वाले पार्ट में कि ये जो फोरग्राउंड है इसमें इमेजेस, व्हाट दे आर सेइंग दैट इज the shattered remains of the absolutist institutions are lying। मतलब क्या कह रहे हैं कि राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया है। जो राजा निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, वो एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे, वो खत्म हो गए हैं। वो सब उनका एब्सोल्यूट रिमेन्स पड़े हुए हैं यहाँ नीचे ज़मीन पर। ठीक है ना? और व्हाट यू मीन बाय एन एब्सोल्यूटिस्ट? आई जस्ट टोल्ड यू, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रेन नहीं है और उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं, कोई उसकी पावर्स को चेक नहीं कर सकता, उस तरह की उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, मोनार्की होती है ऐसी। और आप ये देख रहे हो, ये फोरग्राउंड है इस पेंटिंग का। इस पर क्या बचे हुए हैं? जो राजा वाला सिता सिस्टम, देखो आपको यहाँ पे क्राउन्स एंड ऑल दिखेंगे, वो सब खत्म हो गया है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग दिस पेंटिंग। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज, अब हम बात करें, मैं अभी आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि देखो लॉन्ग ट्रेन में लोग बाग हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड और यूएसए ऑलरेडी 1848 के से पहले नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। समझ में आया? इस पेंटिंग के जस्ट आगे अगर हम कहें फ्रांस है, ठीक है, जस्ट दे आर पेइंग होमेज। यूएसए और स्विट्ज़रलैंड बन चुके हैं, आगे फ्रांस है और ये जर्मनी है। जर्मनी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? उसके फ्लैग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारे देशों को भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जैसे अगर हम अपने देश की बात करें, इंडियंस, जैसे हमारा अपना फ्लैग है, अपना नेशनल एंथम है ना, तो एम्बलम है हमारा, तो वो हम सबको यूनाइट करता है। इसी तरह सभी देशों में उनके अपने फ्लैग्स हैं, उनकी अपनी नेशनल ड्रेसेस हैं, उनके अपने लाइक इस पिक्चर में तो हम यही शो कर सकते हैं ना, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि कौन सा देश कौन सा है। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट दिस थिंग, हमने ये डिस्कस किया। फाइन। अब हम बात करेंगे कि जो फ्रेडरिक सॉरो है, उन्होंने इस पेंटिंग में किस तरह की विजन की बात की है? यूथोपियन विजन की बात की है। यूथोपियन विजन का क्या मतलब होता है? जब हम एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इतने अच्छे लोग, इतने प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग कभी हो ही नहीं सकते। राजा वाला सिस्टम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता था उस वक्त में, है ना। तो इस तरह की विजन जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, इस तरह की विजन को हम क्या कहते हैं? यूथोपियन विजन, ठीक है। सो ये मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि जो फ्रांस है वो उसके ट्राई कलर से इट हैज़ जस्ट रीच्ड, फिर उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय जर्मनी, वो जर्मनी से फॉलो कर रहा है। बेसिकली किस तरह की विजन दिखाई है इस पेंटिंग के हिसाब से? आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, यूथोपियन विजन मीन्स एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करनी जो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब हमने इस पेंटिंग में भी देखा था कि ऊपर कौन है? जीसस क्राइस्ट है, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, दे आर गेजिंग अपॉन द सीन, वो इन सब लोगों को ऊपर हेवन से निहार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहे हैं लोगों को कि व्हाट डज दिस सिंबलाइज, कि देयर शुड बी फर्टिनिटी अमंग द वर्ल्ड, भाईचारा है, ब्रदरहुड है, सब देश आपस में इतने भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता ना, ज़्यादातर देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ही इज़ इवन ब्लेसिंग द पीपल, ये जो एंजल्स हैं, सेंट्स और क्राइस्ट हैं, कि सारे देशों में भाईचारा बना रहे, ठीक है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सॉरो। उसके अलावा बेटा आपके अर्नेस्ट रेनन की एक छोटा सा केस स्टडी गिवन है, उसके बेसिस पे एक डिफाइन गिवन है, दैट इज प्लेबिसाइट। What is plebiscite? It is a direct vote by which all the people of a region can be asked to accept or reject a proposal. तो आपको plebiscite का मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें ना बेटा, तो इसमें से ज़्यादातर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 7-8 मार्क्स का चैप्टर है ये आपका। MCQs भी आ सकते हैं, केस स्टडी भी आ सकती है। जैसे अभी मैं 24-25 की बात करूं तो हमारे रीजन में इसमें से आपके पास इस बार केस स्टडी आई थी, है ना, और MCQs। लेकिन ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आपको लर्न करना है। ज़्यादातर आप क्या करो, 5 पॉइंट्स लर्न करो हर आंसर के। और मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप 5 मार्क्स का आंसर लिखते हो हेडिंग के साथ लिख सकते हो, और उसमें आप क्या करोगे, 5 मार्क्स का है तो 5, 6, 7 पॉइंट्स होने ही चाहिए। और ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर्पज़ से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जब कह रहे हैं कि जो ये नेशन स्टेट्स की बिल्डिंग की बात हुई थी ना बेटा, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की डिस्कस करेंगे हम, बहुत सारी कल्चरल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के बीच में अराइज हुई थी, ठीक है। और फाइनली कैसे नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए। तो सबसे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वाला भी आपके पास एक बार MCQ आया है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, हाउ डिड इट केम अप विद। तो जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म पूरे यूरोप में आया था, दैट वाज विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ 1789 में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म आया था। और इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या बदलाव आया था? रेवोल्यूशन आपको समझ में आता है, व्हाट आर रेवोल्यूशनरीज, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मेजर चेंज आया था, दैट वाज
ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। सिटीजन्स पता है कौन होते हैं? जिनके पास राइट्स होते हैं। मतलब मेन रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की ख़त्म हो गई थी और डेमोक्रेसी आ गई थी, क्योंकि फ्रेंच सिटीजन्स की बात करें, लोगों के पास राइट टू रूल चला गया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मोनार्की ख़त्म होके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी। अगर आपको इसकी जगह वो लिखना है तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। अब हम कह रहे हैं कि हाउ दिस लाइक केम अप विद दिस। तो उस वक्त वहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के मेजर्स लिए थे जिससे कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों के अंदर डेवलप कर सकें। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेवोल्यूशनरीज एंड व्हाट इज़ अ रेवोल्यूशन? जो रेवोल्यूशनरी है वो कौन हो सकता है? कोई पर्सन, आइडिया और लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कहते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय अ रेवोल्यूशनरी, अगर हम पर्सन की बात करते हैं जो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसी भी रेवोल्यूशन में, और इसकी वजह से देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन द सोसाइटी। इट कैन बी अ वेरी रैपिड चेंज इन द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम। चाहे पॉलिटिकल चेंज हो, सोशल चेंज हो, इकोनॉमिक चेंज हो, लेकिन फंडामेंटल चेंजेस आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं रेवोल्यूशन में। और इस तरह की रेवोल्यूशन में जो पार्टिसिपेट करता है उसी को हम रेवोल्यूशनरी कहेंगे। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे बेटा, ये इस चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट स्टेप्स वर, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय द French revolutionaries to develop a sense of collective identity among the French people। कि वहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने लोगों को एकजुट करने के लिए क्या किया था? आप मुझे बताओ, जब हम एक देश में रहते हैं तो हम कैसे कनेक्टेड फील करते हैं? क्या हमारे पूरे देश में चीज़ें सेम है पूरे देश के लिए? तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ हम यहाँ विद रेफरेंस टू यूरोप पढ़ेंगे, फ्रांस पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द आइडिया ऑफ ला पाट्रे, मतलब फादरलैंड। हमारा देश हमारा पिता है, पिता समान है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी भारत माता है, ऐसे इन्होंने क्या कहा? पिता के समान है। और बाद में दे एलिगरीज का भी यूज़ करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। द आइडिया ऑफ ला पाट्रे, द फादरलैंड एंड ल सिटोयन द सिटीजन्स वॉज एम्फोसाइज्ड। ल सिटोयन, सिटीजन्स मतलब ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि कोई सर मैडम नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, सबके पास एक जैसे राइट्स हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर एम्फोसाइज किया था। पहली चीज़, ये फर्स्ट पॉइंट है, देखो ये पिक्चर है उसी से बेस्ड कि देवर एम्फोसाइजिंग, वो लोगों को बता रहे हैं हम सब लोग एक देश के सेम नागरिक हैं, हम लोगों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ठीक है, अ ट्राई कलर, एंड दे रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। ये फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने चूज़ किया था और जो पुराना फ्लैग था उसको हटा दिया था। देखो देशभक्ति की भावना फ्लैग से भी आती है। दूसरी बात, ये आपने 9th में भी पढ़ा था कि स्टेट जनरल थी, याद है स्टेट जनरल क्या थी? जिसमें आपको पता है ना, जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। दैट इज सबसे पहले क्लर्जी, फिर नोबल्स, और थर्ड वॉज द थर्ड स्टेट जिसमें सारे रेस्ट ऑफ द पीपल या कॉमन मैन आता था, है ना। तो अगर राजा को कोई नया लॉ बनाना होता था तो वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था। और फिर हमने पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट है उसने क्या किया था, वॉकआउट करके उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी। और ये जो नेशनल असेंबली है ये क्या लिखेगी, लॉज बनाएगी न्यू फ्रेंच नेशन के लिए, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट जनरल है इट वॉज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जिनके पास राइट टू वोट था। और पैसिव सिटीजन्स कौन थे? जिनके पास राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, एंड इट वॉज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। सो जो स्टेट जनरल है इट वॉज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है और ये आपका थर्ड पॉइंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कैसे अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की थी लोगों के बीच में। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? New hymns were composed, oaths were taken, and martyrs were commemorated. This is your fourth point.
ये 4th पॉइंट है कि उन्होंने क्या, देखो अभी भी ऐसे होता है ना, हमारे इंडिया में भी जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो हिम्स व कंपोज, लाइक आपको पता होगा वंदे मातरम, इस तरह के बहुत सारे देशभक्ति के गाने आए थे इंडिया में भी, तो वहाँ पे भी हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, और जो मार्टर्स जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी है उनको भी याद किया गया था, उनको याद करवा करवा के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एराइज की गई थी। दिस इज वी वर डिस्कसिंग विद रेफरेंस टू फ्रांस, ये हम फ्रांस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ये देखो तो वो कैसे लोग बाग अपने देश के लिए लाइक दे आर कमिंग फॉरवर्ड। फाइन, सो दिस इज 5th पॉइंट, a centralized administrative system was put in place and there were uniform laws for all the citizens. सारे लोगों के लिए एक जैसे कानून है, citizens हैं सब। And internal, this is your 6th point, internal custom duties and ड्यूज वर अबॉलिश्ड, ख़त्म कर दिए थे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़। मतलब जो फ्रांस के अंदर अलग अलग किंगडम्स थी उनमें उन्होंने क्या कर दिया था, एक इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया था। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। पता है पहले हर जगह नापने और तोलने का क्या था, मेथड अलग अलग था, तो उन्होंने कहा कि एक देश में एक जैसे वेट्स और मेजर्स भी होने चाहिए। सो ही इंट्रोड्यूस्ड दिस ऑल्सो। ठीक है, अब 7th एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। दिस इज योर 7th पॉइंट, जो सब लोग फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। रीजनल डायलेक्ट्स जो अलग अलग एरियाज़ में हर थोड़ी दूर पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उनको डिस्करेज किया जाएगा और सब फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलेंगे। ठीक है, so these were the measures which were taken by the French revolutionaries to develop a sense of collective belongingness. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है and you should know this answer. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ पता है, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कहा कि अब उनका मिशन सिर्फ ये नहीं है कि वो फ्रांस में ऐसा करेंगे, क्योंकि आसपास पूरे यूरोप में ही ऐसा था, वहाँ पे हर जगह राजा वाला सिस्टम था, और जो ये राजा थे इसके रूल को क्या कहते हैं, डेस्पोटिक रूल कहते हैं। डेस्पोटिज्म, एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब जो अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते, अपनी मर्जी से जो उनका मन करेगा वो करेंगे। आपको पता है ना, पुराने ज़माने में जब राजा होते थे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता था, उनके मुंह से जो निकल गया वो ही बस कानून है। उनको गुस्सा आया, उन्होंने किसी को फांसी दे दी तो उसको फांसी हो गई, है ना, तो वो डेस्पोटिज्म है। कोई रूल बुक नहीं थी कि सबके लिए सेम लॉज हैं। समझ में आया? तो वो उनका मोटिव था कि जो उन्होंने फ्रांस में किया है ऐसे वो यूरोप के और देशों में भी करेंगे। ठीक है, लोगों को लिबरेट करेंगे डेस्पोटिज्म से, मोनार्की वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने ये और जगहों पे भी नेशन स्टेट्स फॉर्म करने के लिए लाइक दे टुक देयर आर्मीज़। तो उनकी आर्मीज़ पहले कहाँ गई, अगर लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, और इन सब देश के लोगों ने, जो वहाँ का मिडिल क्लास लोग थे, जितने भी मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग बाग हो गए थे, उन्होंने भी अपने देशों में जैकोबिन क्लब फॉर्म करने शुरू कर दिए। क्यों जैकोबिन क्लब फॉर्म करने शुरू कर दिए? क्योंकि आपने याद है पिछली बार पढ़ा था कि फ्रांस में भी जैकोबिन क्लब्स फॉर्म हो रहे थे, तो वो भी वही चाहते थे ना, डेमोक्रेसी, इसलिए मिडिल क्लास ने अपने देशों में भी जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करने शुरू कर दिए। बेसिकली दीज वर द कंट्रीज, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड पार्ट ऑफ इटली। तो दे वर फॉर्मिंग दिस एंड दे वर वेलकमिंग द फ्रेंच आर्मीज। लेकिन हमें पता है क्या हुआ था फिर वहाँ पर, आपको पता है ना, रॉबेस्पियर के बाद नेपोलियन टुक कंट्रोल ओवर। 1804 में नेपोलियन ने कंट्रोल ले लिया था। अब हम नेपोलियन की बात करेंगे, नेपोलियनिक कोड की बात करेंगे 1804, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, कि व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया था नेपोलियन। ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हैं। ठीक है, सो मैनी पॉइंट्स आर देयर। अभी इस पेज पे 3 है, नेक्स्ट आर ऑन द नेक्स्ट पेज, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको इसमें से भी 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो उसने क्या किया था, ही डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ।
सबसे ज़्यादा लोगों को इसी की बात की दिक्कत थी कि जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे, जो नोबल्स थे या फिर जो चर्चेस को बिलोंग करते थे, उनके पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे, क्योंकि वो उन फैमिलीज़ में बॉर्न हुए हैं। तो उनको बर्थ के बेसिस पे, चाहे उनके अंदर उतनी काबिलियत है या नहीं है, उतनी उन लाइक दे आर नॉट लाइक, अगर वो समझो कि अगर कोई प्रीस्ट है, वो प्रीस्ट बनने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक प्रीस्ट की फैमिली में बॉर्न हुआ है तो उसको वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा ही तो उसने ये ख़त्म कर दिया था नेपोलियन ने, तो लोग बाग इससे बहुत हैप्पी हुए थे क्योंकि उसने ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो उसने कहा था मैं किसी को प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं दूंगा, मैं भी मेरिट के बेसिस पे दूंगा। ठीक है। और फिर उसने क्या किया था, ये इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। लोगों को ये चाहिए ही था। उन्होंने जब डेमोक्रेसी लुईस 16 के बाद फ्रांस में इस्टेब्लिश की थी, मोनार्क था लुईस 16, फिर वहाँ के फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन किया था 1789 में, तो उन्होंने भी इक्वालिटी बिफोर लॉ दी थी। तो नेपोलियन को पता था अगर वो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं देगा तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो बीइंग अ मोनार्क, उसने मोनार्की वाला सिस्टम स्टैब्लिश किया था, लेकिन फिर भी ही प्रोवाइडेड पीपल विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द पीपल दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। उसने राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया था लोगों को। समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन में गिवन है आपकी बुक में। ठीक है, तो यू शुड नो दिस। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसने जो, अगर हम कहें, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है, अब देखो सबसे ऊपर राजा है, फिर नोबल्स हैं, फिर नाइट्स हैं और फिर पीजेंट्स हैं। तो जो पीजेंट्स हैं वो सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कुछ अपना हिस्सा रख के फिर वो नाइट्स को दे रहे हैं, नाइट्स नोबल्स को दे रहे हैं, फिर नोबल्स किंग को दे रहे हैं। ये वाला जो सिस्टम है इसको फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। तो नेपोलियन ने इसको अबॉलिश कर दिया था और पीजेंट्स को भी फ्री कर दिया था फ्रॉम सर्फरडम एंड मनोरियल ड्यूज। सर्फरडम एंड मनोरियल ड्यूज, सर्फरडम मीन्स लाइक इंडिया में जैसे बेगार था, मतलब वहाँ पे सर्फ का मतलब होता है स्लेव, मतलब या तो कम पैसों की या बिना पैसों के आपको किसके लिए, अपने नोबल्स और नाइट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा पीजेंट्स को, क्योंकि उनको ज़मीनें उन्हीं से मिली हैं। तो ही फ्रीड देम, उनको उसने इससे भी फ्री कर दिया था। दिस इज अगेन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, मतलब लाइक सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस आंसर, नेपोलियनिक कोड। फिर थर्ड, अब शहरों में पता क्या थी, वहाँ पे गिल्ड्स थी। अब ये गिल्ड्स क्या होता है, गिल्ड्स का मतलब है जैसे अगर वीवर्स की गिल्ड है, जैसे वीवर्स हैं जो कपड़ा बनाने वाले हैं, फाइन है, वीवर्स हैं, वीवर्स। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं वीवर्स हैं, तो अगर किसी एक नए पर्सन को, ठीक है, वीवर बनना है, तो उसे जो इस गिल्ड के मेंबर्स हैं, ये वीवर्स की गिल्ड है, तो उसे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तभी वो वीवर बन सकता था, मतलब वो बिजनेस शुरू कर सकता था। राजा ने इन गिल्ड्स को ना मोनोपोली राइट्स दे रखे थे। तो जो अगर कोई नया बंदा काम शुरू करना चाहता था उसे बहुत दिक्कत होती थी, और ये गिल्ड्स उन्हें काम शुरू ही नहीं करने देते थे, क्योंकि वो तो अपना ही हक चाहेंगे ना, वो तो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहेंगे। इसी वजह से जो नेपोलियन है, सबको खुश करने के लिए उसने ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया था कि जिसको जो काम शुरू करना है करो, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बिज़नेस को अच्छा करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, तो इसने ये भी इम्प्रूव किया था। इससे बिजनेसमैन, पीजेंट्स जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ट्रेडर्स सब बहुत खुश हो गए थे। Not only this, he provided the uniform laws, again uniform system of weights and measures, and a common national currency. कि पता है, व्यापार करेंसी अगर सब देशों में सेम होगी ना तो इट्स ईजी। आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो तो आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह सेम करेंसी है। फाइन, तो उसने यूनिफॉर्म नेशनल करेंसी अडॉप्ट की। ये सारी चीज़ें उसको पॉपुलर बनाने में बहुत हेल्प की। ये सारे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, ये उसके नेपोलियनिक कोड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने लोगों को प्रोवाइड करी, जिससे लोग बाग उससे बहुत खुश हो गए थे। और इसी वजह से जो हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, इसके अलावा ब्रुसेल्स, पता है ना किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की।
मेंस है, मिलान है, वॉर्सो है, यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया गया था एज द हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंजर्स मीन्स मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी। उन्हें लिबर्टी मतलब कि वो उनको आज़ादी दिलाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारी फ्रीडम्स दे रहा था लोगों को। लेकिन सून ही बिकेम अनपॉपुलर। तो उसे किस चीज़ों ने अनपॉपुलर बनाया था? उसने टैक्सेशन बढ़ा दी थी, क्योंकि वो और एरियाज़ को अपने कंट्रोल में कर रहा था ना, तो उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो उसने लोगों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा दिए थे। दूसरी बात, सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी। सेंसरशिप का मतलब है कि उसकी परमिशन के बिना आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो कुछ भी आप प्रिंट करोगे, कुछ भी आपको लोगों तक बात अपनी पहुंचानी है, पहले इट शुड बी चेक बाय नेपोलियन। तो लोगों को ये नहीं चाहिए, उनको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए थी, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए था, जो कि उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त भी मिला था। तो इसीलिए ही बिकेम अनपॉपुलर। साइड बाय साइड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। कॉन्स्क्रिप्शन का क्या मतलब है? ज़बरदस्ती लोगों को कहता था उसकी आर्मी ज्वाइन करो, जिसकी वजह से लोग बाग उससे बहुत नाखुश हो गए थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना ज़बरदस्ती आर्मी का हिस्सा बनना। उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती किसी से कहो कि नहीं आर्मी ज्वाइन करो, क्योंकि उसे और देशों पे कंट्रोल करना था अपना, तो दिस वॉज ऑल्सो नॉट लाइक बाय द पीपल। क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो दिए, लेकिन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, इसीलिए ही बिकेम अनपॉपुलर। समझ में आया? तो आज के वीडियो में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। बाय फॉर नाउ।